महाराष्ट्र का चुनावी परिणाम सबके सामने आ चुका है, झारखंड का भी चुनावी परिणाम सबके सामने आ चुका है और इन दोनों राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या बाकी दूसरे राज्यों में हुए उपचुनाव, सभी के परिणाम करीब करीब सामने आ चुके हैं। कौन जीता है, कौन हारा है, ये आप जान ही चुके हैं, लेकिन कौन कैसे जीता है और हारा क्यों है, ये जानने की बारी है। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए, विस्तार से आपको बताएंगे, विश्लेषण करेंगे, एक एक सीट के बारे में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर जो परिणाम आए उसके पीछे वजह क्या है। छत्तीसगढ़ की इकलौती सीट रायपुर दक्षिण, उसका परिणाम जो आया है उसके पीछे क्या फैक्टर रहे हैं और झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम के क्या वजह रही है, सब बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। तेईस के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। और वो बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि हमने मात्र बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं हराया है, बल्कि वर्तमान में जो सीटिंग कैबिनेट मंत्री थे, रामनिवास रावत जो बीजेपी के प्रत्याशी भी थे, उनको मंत्री को हराया है। सभी को समझ में आ रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत आर्थिक महाशक्ति बन सकता है, समृद्धशाली बन सकता है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति पा सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और मध्य प्रदेश के भी हमारे जो चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, महाराष्ट्र के अंदर तो इतिहास बना है। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। तो लड्डू, मिठाई, जलेबी हर जगह बटी है, हर जगह जीत की खबरें आई हैं, लेकिन जो जीत जिस तरह से मिलनी चाहिए वहां कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति भी देखने को मिली है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर है बुधनी से, मध्य प्रदेश की वो सीट जहां पर चुनाव हो रहे थे, उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिल गई है, प्रचंड जीत मिली है। 13,000 वोटों से जीते हैं रमाकांत भार्गव। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जब यहां से चुनाव जीतते रहे उसके मुकाबले ये अंतर बहुत कम है, लेकिन जीत होती है। 13,901 वोटों से राजकुमार पटेल को रमाकांत भार्गव ने हराया है। 13 राउंड की काउंटिंग के बाद नतीजे घोषित हो गए हैं। बहुत स्लो काउंटिंग हुई, लेकिन हुई और उसके बाद नतीजे आपके सामने हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मुकाबला 1-1 से बराबरी पर रहा है। विजयपुर में जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, तो उधर बुधनी में बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। दोनों ही सूरत हाल में, चाहे विजयपुर हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपने अपने गढ़ को बचाए रखा है। लेकिन ये चुनाव बहुत कुछ कहते हैं, ये चुनाव के परिणाम बहुत कुछ मैसेज देते हैं और इन्हीं चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उनकी तरफ लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे उज्जवल दीपक। बहुत स्वागत आपका उज्जवल दीपक जी। और हमारे साथ सुबोध हरिवाल जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं आप कांग्रेस से। बहुत स्वागत आपका। रायपुर स्टूडियो से 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साथ ही साथ भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एमपी अंचल शुक्ला भी जुड़ रहे हैं। अंचल शुक्ला जी, आपका ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेकिन बात सुबोध हरिवाल जी आपसे करेंगे। बहुत मेहनत हुई रायपुर दक्षिण की सीट पर। अमरदीप जी, स्वागत आपका। माफी के साथ गलत नाम ले लिया मैंने आपका, बहुत स्वागत आपका अमरदीप जी। कोई पहला सवाल यही है जी कि बहुत मेहनत की आकाश शर्मा ने, लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लाई। क्यों नहीं रंग लाई, क्यों हार हुई कांग्रेस की रायपुर दक्षिण से? बताइए कारण क्या आपने अब तक महसूस किए हैं? देखिए शुक्ला जी, मेरा ये मानना है कि हमेशा आदमी को मेहनत पूरी ईमानदारी से करनी चाहिए, अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए और चुनाव लड़ने के लिए जिस भी विधा की जरूरत होती है उस विधा का उपयोग करके चुनाव के मैदान में जाना चाहिए। तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में हमने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से अच्छा प्रयास किया, लेकिन स्वाभाविक तौर पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है,
पूरे तंत्र मंत्र और ताकत का प्रयोग किया। पूरी सरकार अपनी ताकत के साथ यहाँ जुटी रही और रायपुर दक्षिण लगातार पिछले 8 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ रहा है। तो हमने एक बहुत अच्छा प्रयास किया और पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें हम लगभग 67,000 वोट से हारे थे। इस बार हम 21,000 वोट कम करके 46,000 चावला वोट से हारे जी, हैं। यही कांग्रेस की जीत है? 21,000 वोट से कम से हारे हैं हम? नहीं, यही कांग्रेस की जीत है? नहीं शुक्ला जी, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। लेकिन देखिए, मेरा ये मानना था कि हार तो हार होती है, चाहे वो 4 वोट से हो, चाहे 46 से हो, चाहे 67 से हो। हम हारे हैं, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आगे और भी जहान है जीतने के लिए। तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम करते रहेंगे। और निश्चित तौर पे जो कमियां खामियां इस चुनाव में रह गई हैं, उस कमियों को पूरा करते हुए हम आगे जो चुनाव होंगे उस पर हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। देखिए, हमारी भी सरकार 2018 से 23 में रही। हम 5 उपचुनाव लगातार हमने भी जीते थे। तो सरकार रहती तो सरकार का एक लाभ मिलता है। नहीं, अब आप ये बड़ी बात कह गए। अब मैं अगला सवाल भी आप ही से करूंगा, क्यों लाभ मिलता है जरा सरकार रहते, बताइए जरा इसके पीछे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद करके आपको जो इशारा था, क्या आप भी वही उसी तरह के काम करते थे जब सरकार में रहते थे? आप ये कहना चाह रहे हैं इसलिए लाभ मिलता है? नहीं, देखिए यहाँ पर फर्क है। देखिए क्या होता है कि अभी ये था कि इस परिणाम से कांग्रेस को कोई फर्क तो पड़ने वाला था नहीं, लेकिन जनता का ये सोचना रहता है कि भाई चलो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो अगर उनका प्रत्याशी जीत कर आएगा तो हो सकता है कि उसका कुछ लाभ मिले। इसका एक फायदा मिलता है, तो निश्चित तौर पे वो फायदा अभी मिला है। और चूंकि राजधानी का क्षेत्र था, बृजमोहन जी की प्रतिष्ठा का भी सवाल था। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव जी का पहला उपचुनाव था, तो उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। हमने चुनाव आयोग को कई शिकायतें की, उस शिकायतों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। तो बहुत सारी चीजें रहती है, पर हार तो हार है, इसलिए मैं बेवजह का आरोप प्रत्यारोप कर लगाना नहीं चाहता। चावला जी, आपके पड़ोसी प्रदेश में भी 2 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 1 सीट कांग्रेस को मिली है। यहां भी सत्ता पर भाजपा है, तो उसका लाभ क्यों नहीं मिला फिर दोनों सीटों? वहां दल बदल को नकारा है। देखिए, वहां जो मंत्री हारे हैं, दल बदल को नकारा है। और गद्दारों को जो एक चोट देनी चाहिए जनता के द्वारा, तो वहां गद्दारी करके, दल बदल करके, इसलिए उनकी हार हुई है। तो वो एक अलग मुद्दा था, पर छत्तीसगढ़ में एक अलग मुद्दा था। अमरजीत जी, दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए वहां 1 सीट हम जीते हैं। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा। मैं लौटूंगा आपके पास सवालों के साथ, लेकिन उज्जवल दीपक जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है मुस्कुराने का समय भी है, जीत है, जश्न है, और रायपुर दक्षिण का किला बचाने में कामयाब रहे हैं। क्या फैक्टर रहे? आपने चुनावों में जो आकाश शर्मा को बाहरी बताया, इस वजह से बीजेपी जीती है, या फिर कुछ ऐसा प्रभाव रहा बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा कि आप लगातार इस सीट पर जीतते रहे, वो सांसद बन गए, फिर भी जीते? शुक्ला जी, मैंने पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़ को भाजपा ने बनाया है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, भाजपा ने बनाया है, और भाजपा ही सवारी की। रायपुर लोकसभा भाजपा का गढ़ है, और रायपुर दक्षिण विधानसभा वो भाजपा का घर है, और अपने घर को जीतने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था के तहत वहां चुनाव हुए, हमने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा, और वहां से कोई भी खड़ा हो जाता, माननीय भूपेश बघेल भी खड़ा हो जाते, या वहां का कोई भी खड़ा हो जाता, हार निश्चित थी। भूपेश बघेल जी शायद ज्यादा वोटों से हारते हैं। दूसरा, मैं हाथ इसलिए रहा था क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में जो हुआ है, मध्य प्रदेश में गद्दारों की बात कर रहे थे अभी चावला जी, आदरणीय बड़े भाई हैं चावला जी। महाराजा शिवाजी की भूमि में, छत्रपति शिवाजी की भूमि में मराठाओं ने बता दिया कि गद्दारी का परिणाम क्या होता है। उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की, मराठाओं ने बता दिया कि गद्दारी का परिणाम क्या होता है। अब सोचिए कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में, जबकि आधी सीटें थी भाजपा से। उज्जवल दीपक जी, यही मैं आपको रोकूंगा। हाथ मिला लिया उद्धव ठाकरे के साथ जिन्होंने गद्दारी की, उन्होंने तो आपके साथ हाथ मिलाया था ना 2022 में, एकनाथ शिंदे। मैं बता रहा हूं आपको, आपने उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया था। सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, माननीय अमित शाह जी का एक बयान था
कि धोखा देने वालों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, इसलिए उनका साहस बढ़ता है। आज देखिए, उद्धव ठाकरे जी के पास ओरिजिनल शिवसेना नहीं है, चुनाव चिन्ह नहीं है, उनका पार्टी कार्यालय भी उनके पास नहीं है। शरद पवार जी के पास उनका खुद का ओरिजिनल चुनाव चिन्ह नहीं है, पार्टी नहीं है, कार्यालय नहीं है। वो कहते सब आपने छिनवाया है। गद्दारों को धोखा दे, ये सजा मिली है। उज्जवल दीपक जी, वो कहते हैं कि सब आपने ही तो छीना है, आपने ही छीना है उनको, एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे को अलग कराया, आपने पार्टी सिंबल सब छीन लिया, बीजेपी का पीछे से सपोर्ट रहा। क्या हमने खुद होके किया है? जब एक परिस्थिति आई राजनीति में, जब हमको धोखा मिला, हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया, तो राजनीति है शुक्ला जी, जवाब तो देना होगा। और धोखा देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, गद्दारों को माफ नहीं करेगी भाजपा, नहीं तो बाकियों को साथ मिलता है। तो गद्दारों को माफ नहीं करेगी और दूसरे गद्दारों को गले लगाएगी। कौन से गद्दार को गला लगाया हमने? क्यों उद्धव ठाकरे कहते हैं एकनाथ शिंदे ने उनके साथ गद्दारी की। क्या एकनाथ शिंदे ने हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह में चुनाव लड़ा था? क्या हमारी पार्टी के गठबंधन में शामिल थे वो? तो धोखा कैसे हुआ वो? संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक तिहाई विधायक अगर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बनाते हैं, हाँ। तो दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। आप बताइए कहां पे क्या कानूनी था? ठीक है, मैं जवाब नहीं दूंगा इसका, चावला जी जवाब देंगे। चावला जी। विवेक भाई, मेरे भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता की याददाश्त को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। राज्यपाल की पद की गरिमा का दुरुपयोग करके आधी रात को कैसे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मिलकर इन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रपति के पास कब प्रस्ताव गया और आधी रात को कब सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, ये पूरा देश देखा और वो काला अध्याय था महाराज की राजनीति में। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे के साथ था, वो पूरी टीम लेकर बेंगलुरु खरीद फरोख्त हुई, कैसे ऑपरेशन लोटस हुआ, वो भी पूरे देश की जनता ने जीता। तो गद्दार तो एकनाथ शिंदे था। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अब तो वो वक्त निकल गया, उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह भी चुराया। अब वो वक्त निकल गया, दोबारा चुनाव भी हो गए और जनता ने नकार दिया। आज की बात ये है जिस पर आप और हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, वो वक्त 2 साल पहले का था, 2.5 साल पहले का जी। अब तो सब कुछ बदल गया है। देखिए ना, जिस अजीत पवार के ऊपर में आरोप लगे, करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो अजीत पवार तब तक भ्रष्टाचारी था, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में बैठ के उसको पूरा एनओसी मिल गया और वही अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाता रहा। तो गद्दार कौन था? मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से गद्दारी किया तो उसकी पीठ में सवार होकर वहां शिवराज सिंह ने तीसरी बार सरकार बनाई। तो इनका तो इतिहास है, चाहे आजादी के समय में भी इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी हो, चाहे आज ये सरकार बनाने के लिए राजनीति के किसी उज्जवल जी इसका जवाब देंगे बेहतर, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अंजल शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चावला जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। महाराष्ट्र के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, वापस मुद्दे पर लौटेंगे। लेकिन अंचल जी ये बताइए कि श्योपुर की सीट है विजयपुर, जिस पर चुनाव हुए, मंत्री खुद उतरे मैदान में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी सरकार में मंत्री पद से नवाजे गए और जिस विभाग के मंत्री बने उस पर खूब हल्ला हुआ। लेकिन उसके बाद चुनाव लड़े, खुद बड़े बड़े दिग्गज गए चुनाव प्रचार करने, वीडी शर्मा ने कमान संभाली, मुख्यमंत्री भी कई बार गए प्रचार करने, लेकिन सीट नहीं बच पाई रामनिवास रावत की। क्या वजह रही, क्या बड़े फैक्टर रहे विजयपुर के? मुझे ऐसा लगता है विवेक कि जिस तरीके से विजयपुर में चुनाव हुए, आप देखिए जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ये तो तय था कि रामनिवास रावत ही होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार तलाश कर रही थी कि किसको अपना प्रत्याशी बनाना है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस ने पूरा जो जोर लगाया था वो लगाया है विजयपुर सीट पर। बुधनी सीट को लगभग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माना जा रहा था, क्योंकि वो परंपरागत सीट रही है शिवराज सिंह चौहान की, भारतीय जनता पार्टी की। तो रमाकांत भार्गव जो कि काफ़ी नज़दीकी भी हैं शिवराज सिंह चौहान के, उनको टिकट दी गई और ऐसा माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस ने ये सोचा कि वहाँ प्रयास करना चाहिए जहाँ पर जीत की थोड़ी सी भी गुंजाइश है। तो आप देखिए, भले ही कांग्रेस के बड़े नेता इस पूरे चुनाव से किनारा रखे हों, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, संगठन के प्रभारी होने के तौर पर जिस तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी ने जिस तरीके से विजयपुर में पूरी योजना बनाई, लोगों, जयवर्धन सिंह हो और भी जो यंग नेता हैं कांग्रेस के, वो सारे लोगों ने वहाँ डेरा रखा
और उसका नतीजा ये हुआ। अब इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या विजयपुर में भाजपा का विकास नहीं पहुंचा, या फिर रामनिवास रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी में गए थे कांग्रेस से विधायक रहते हुए। देखिए, आप बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर जो चुनाव हुए उनकी दोनों ही परिस्थितियां अलग हैं। विजयपुर में चुनाव इसलिए हुए क्योंकि पार्टी ने नेता ने दल बदला, विधायक ने दल बदला, और बुधनी में इसलिए हुए क्योंकि वहां का विधायक संसद गया, लोकसभा चला गया, केंद्र में मंत्री बन गए। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी का विकास या तो वहां नहीं पहुंचा, या तो फिर रामनिवास रावत को वहां के लोगों ने सबक सिखाने की सोची, या कांग्रेस के साथ एक सिंपैथी वोट चला गया। या ये कहिए जो लगातार हम और आप बात करते हैं कि विजयपुर परंपरागत कांग्रेस की सीट है, लेकिन इस बात से इतर एक बात, अमरवाड़ा छिंदवाड़ा की जो विधानसभा इससे पहले जहां उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और वो जीत बड़ी भी थी, महत्वपूर्ण भी थी। जीत, हर जीत महत्वपूर्ण होती है। उस चुनाव की बात करेंगे अंचल, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि रायपुर दक्षिण पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। ये सीट बेहद खास थी, बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब भी रही है। सुनील सोनी जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे, जिनकी जीत हुई है, अपनी जीत पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और हम साथ मिलकर विकास करेंगे। सुनिए। पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम और बृजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। तो सुनील सोनी कह रहे हैं जीतने के बाद कि नए विकास के आयाम गढ़ेंगे। और इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे जी भी जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, आपने तो बहुत करीबी से देखा है रायपुर दक्षिण का चुनाव, और इस चुनाव में नामांकन भरने से लेकर प्रचार करने तक खूब मेहनत हुई दोनों के द्वारा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस के द्वारा। लेकिन अब जब साथ मिलकर विकास के नए आयाम गढ़ने की बात हो रही है, ये जो आज का परिणाम है, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या एनालिसिस कर रहे हैं? 21,000 कम वोटों से पिछली बार से जीत हुई है बीजेपी की, लेकिन जीत है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? इसका एनालिसिस क्या किया आपने? एनालिसिस यही है कि ये रायपुर दक्षिण जो है भाजपा की परंपरागत सीट रही है, लगातार 8 चुनाव जीते हैं। और जो आपने 21,000 कम वोटों की बात की, पिछले चुनाव के मुकाबले 10% वोटिंग कम भी हुई है। तो ऐसे आप समझिए कि करीब 30,000 वोट ऑलरेडी कम पड़े हैं पिछले चुनाव की तुलना में। तो ये 10,000 का जो अंतर आया है 20,000 का, वो उसी से जुड़ा है। दूसरा, उपचुनाव को लेकर एक ये रहता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जो वोट पड़ते हैं, आमतौर पे लोगों को लगता है कि सत्ताधारी पार्टी का आदमी ही जीत रहा है। उस लिहाज से बहुत सारे लोग जो एलीट क्लास के होते हैं, क्योंकि हमने देखा है जो शहरी क्षेत्र के हैं, एकदम जो सदर बाजार हो गया या और जी ब्राह्मणपारा हो गया, वहाँ के जो वोटर हैं वो कम निकले हैं, कुछ संख्या उनकी कम रही है। इस लिहाज से इस अंतर को किया जाए। कुल मिलाकर ये है कि कांग्रेस को यहाँ, कांग्रेस ने एक नया प्रयोग किया, एक युवा कैंडिडेट को मैदान में उतारा, लेकिन वो प्रयोग भी कांग्रेस का रायपुर दक्षिण में फेल हो गया, असफल हो गया। और प्रदेश अध्यक्ष जो है दीपक बैज, उन्होंने करीब 1100-1200 बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं की ड्यूटी लगाई थी, वो भी काम नहीं आया। कुल मिलाकर कांग्रेस को एक बार फिर रायपुर दक्षिण में करारी हार का सामना करना पड़ा। जी, अमरजीत चावला जी, सवाल यह है कि एजाज डेवर के वार्ड में भी कांग्रेस को वोट बीजेपी से कम मिले हैं, खबर ये है। दूसरी तरफ दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में लगातार कांग्रेस को हार मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन पर एक्शन ले लो, ये आप ही का काम है, आपकी पार्टी, आपको निर्णय लेना है। लेकिन लगातार एक भी जीत दीपक बैज के खाते में आती हुई नजर नहीं आई, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या अभी उपचुनाव हो। क्या कांग्रेस देख रही है? क्या होना चाहिए? क्या बदलाव की आप महसूस करते हैं बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात जीत हार की, तो देखिए जब वो विधानसभा के चुनाव हुए उसके 2 महीने पहले ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और इसलिए विधानसभा की हार का जो है उनके ऊपर छिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। और उसके बाद 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए, तो छत्तीसगढ़ में वैसे भी हम 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जीतते रहे, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात ये उपचुनाव था, चावला जी, ऐसा लग रहा है कि
अपनी हार को स्वीकार करते हुए ये परसेप्शन बना लिया है कि भाई एक सीट जीत रहे हैं तो हम एक ही सीट ही जीतेंगे हर बार, हम उपचुनाव में जिसकी सरकार होती है वही जीतती है तो वही करेंगे, हम कुछ नया नहीं करेंगे। अपने टारगेट नहीं बनाते हैं क्या कांग्रेस के लोग? नहीं शुक्ला जी, हमने टारगेट भी बनाया था और हमने तो देखो ऐसा था कि पिछली 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी तो रमन सिंह जी भी 14 में आ गए थे। तो परसेप्शन बनना नहीं बनना वो अपनी जगह है, अपनी अपनी सोच है। हम भी 70 सीट से हम भी अब 35 में आ गए, तो वो जीत हार होते रहती है। लेकिन मैं बेवजह किसी और को दोष दूं और अपनी आप बहुत सज्जन व्यक्ति हैं अमरजीत, ये मेरी राजनीति का हिस्सा नहीं है। आप बहुत सज्जन है। वर्तमान की राजनीति में हम देखते हैं जहां नूरा कुश्ती होती है वहां बड़े सहर्ष स्वीकार भी चीजें कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। उज्जवल दीपक जी, अब सवाल ये है कि बीजेपी यहां जीती तो क्या सिर्फ इसलिए जीती, ये बीजेपी का गढ़ है या बृजमोहन अग्रवाल लगातार यहां से विधायक जीतते रहे तो उनका प्रभाव है, या कुछ ऐसा था जो विनिंग फैक्टर के तौर पर सामने आया इस बार? आवाज नहीं आ रही उज्जवल दीपक जी, आपकी आवाज शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। दोबारा कोशिश कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि भाजपा में जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। जब टिकट मिल जाती है प्रत्याशी को, उसके बाद सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, पूरा तंत्र, पूरा संगठन पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ता है। वहां पर प्रत्याशी कोई भी होता वो उतने ही वोटों से जीतता। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आशीर्वाद जिसके सर पे होता, जिसको कमल फूल का निशान मिला हो, उसकी जीत वहां से सुनिश्चित थी। और देखिए, लोग कहते हैं निष्क्रियता, रायपुर दक्षिण में काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ होता तो क्या 8 बार तो सीट लगातार हमारे पास होती? सोचने योग्य विषय है। और आप हमारी प्रदेश की सरकार के 11 महीनों के सुशासन का फल है। हमने डिलीवर किया है। महतारी वंदन योजना, महिलाओं को 1000 रुपए। नहीं तो उज्जवल दीपक जी, जब इतना विश्वास आप महसूस करते हैं, काम किया, विकास किया, तो एक उपचुनाव में इतनी ज्यादा मेहनत हमने देखी है कि खुद पूरा मंत्रिमंडल चुनाव प्रचार कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों कर रहा था, करना चाहिए, चुनाव है, लेकिन जो ताकत आपने लगाई है, कहीं लगाता है ऐसा कि स्थिति कुछ डावाडोल हो सकती है चुनाव प्रचार के दौरान? उज्जवल दीपक जी, नेटवर्क इशू है, दोबारा कोशिश करेंगे। मृगेंद्र पांडे जी, सवाल मेरा यही था कि जो मैं उज्जवल दीपक जी से पूछ रहा था, उपचुनाव, एक चुनाव, एक सीट पर चुनाव, सरकार बीजेपी की, ऐसा माना जाता है जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में जनता उतना ज्यादा ध्यान देती नहीं है। फिर भी हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। ये ताकत क्यों लगाई गई थी? देखिए, बीजेपी क्योंकि इस जीत हार का बीजेपी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। उनके पास ऑलरेडी 54 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी की कोशिश रहती है। और दूसरा जो आपने उज्जवल दीपक से पूछा, हालांकि उन्होंने उसका जवाब उस तरीके से नहीं दिया, ये चुनाव बीजेपी से ज़्यादा बृजमोहन अग्रवाल के भविष्य को निर्धारित करने वाला है। 1 साल पहले जाते हैं, उस समय भी यही चर्चा थी जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे कि सभी 90 सीट पर बीजेपी नए कैंडिडेट देगी, और ये चर्चा थी कि हो सकता है बृजमोहन अग्रवाल की भी टिकट कट जाए। लेकिन उस समय बीजेपी ने क्योंकि जीत का उस तरीके से माहौल नहीं बन पाया था, माहौल बना रही थी बीजेपी जब टिकट बांट रही थी, तो ये हुआ कि इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाए। जो ताकतवर नेता है, मजबूत नेता है, उनको टिकट दिया जाए और उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो ये आज उपचुनाव की नौबत नहीं आती अगर उस समय बीजेपी ये निर्णय कर लेती कि बृजमोहन अग्रवाल की जगह किसी नए को टिकट दिया जाए और वो जीते। दूसरी बात, ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल के लिए इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 बार से वो विधायक हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं। उनको पार्टी ने लोकसभा भेजा, उस समय वो मंत्री थे, लोकसभा में जाने के बाद उनको मंत्री नहीं बनाया गया, पहला। दूसरा, अब जो है उनको उन्हीं की पसंद का कैंडिडेट दिया गया कि आप इसे जिता कर लाओ। अगर आज बीजेपी की जीत नहीं होती, बृजमोहन और पूरी पार्टी इतना ताकत नहीं लगाती, तो हो सकता था बृजमोहन अग्रवाल की भविष्य की जो पॉलिटिकल संभावना है उस पर असर पड़े। इसलिए इस चुनाव को इतनी गंभीरता से बीजेपी और बृजमोहन के करीबी लोगों ने लड़ा और लास्ट में जीत दर्ज कराई। बहुत बड़ी जीत होती है, 46,000 वोट के अंतर से जीतना बहुत बड़ी जीत होती है। तो कुल मिलाकर ये जीत बीजेपी के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल के प्रयास की, उनके कार्यों की
एक तरह से जीत है।